नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 के चैप्टर नंबर फर्स्ट के संसाधन और विकास का सेकंड पार्ट अपने शुरू कर चुके हैं। भू संसाधन या भूमि संसाधन, इसके अंतर्गत हमने आज शुरू करेंगे भूमि निम्नीकरण का जो पॉइंट है वह है। देखिए, सबसे पहले यह जानना हमारे लिए आवश्यक है कि भूमि निम्नीकरण होता क्या है। देखिए, जो भू संसाधन है उसमें लगातार हार्श होना या उसको लगातार क्षति होते रहना भू निम्नीकरण कहलाएगा। यह जो भू संसाधन है उसका उपयोग हमारे पूर्वजों ने भी किया था और हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी इसी का प्रयोग करेगी। इसीलिए हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस संसाधन का अधिक से अधिक बचाने का प्रयास करें, अधिक से अधिक इसको सुरक्षित रखने का प्रयास करें। एक चीज़ जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी आधारभूत आवश्यकताओं का 95% भाग जो है वह इसी भू संसाधन के ऊपर आधारित होता है। चाहे वह हमारा भोजन है, चाहे वस्त्र है और चाहे जो हमारा रहने का स्थान है यानी मकान या आश्रय स्थल। जहाँ अपने रहते हैं, इस प्रकार की जो आधारभूत हमारी आवश्यकताएं हैं उनका लगभग 95% भाग जो है भू संसाधन के द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। लेकिन हमारी का मतलब मानव क्रियाओं के द्वारा लगातार भूमि संसाधन में क्या हो रही है, क्षति हो रही है, उसका निम्नीकरण होता जा रहा है। और भू संसाधन में निम्नीकरण होने के वजह से इसके जो गलत परिणाम है वह हमें भुगतने पड़ सकते हैं। गलत परिणामों से मेरा आशय यह है कि जो हमारे पृथ्वी को तबाह करने वाली ताकतें हैं, ऐसी फोर्सेस जो इस पृथ्वी का अंत कर सकती है, उनको इसके द्वारा बढ़ावा मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि आपदाएं जो हैं वह इस प्रकार के कार्यों से लगातार बढ़ती जा रही हैं, या ऐसी प्राकृतिक ताकतें जो लगातार क्या कर रही हैं, हम मानव जीवन को यहाँ समाप्त करने पर तुली हुई हैं। और उसके पीछे कारण क्या है, हमारी ही मानव क्रियाएं, जिसके वजह से लगातार प्रकृति को नुकसान हो रहा है। अब देखिए, चाहे वह बाढ़ आ रही हो, चाहे भूकंप आ रहा हो, चाहे भूस्खलन हो रहा हो, वह सभी के सभी जो कार्य हैं वो भू संसाधन के निम्नीकरण के वजह से हो रहे हैं, या वह घटनाएं जो हैं वो भू संसाधन के निम्नीकरण के कारण हो रही है। अब देखिए, कौन कौन से जो आंकड़े हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि लगातार भू निम्नीकरण हो रहा है। देखिए, भारत की लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है भूमि निम्नीकरण का शिकार हो चुकी है, यानी इतने भूभाग का निम्नीकरण स्पष्ट रूप से हो चुका है। अब देखिए, इसमें 28% भूमि जो है 28% भूभाग जो है 13 करोड़ हेक्टेयर का, वह भूमि निम्नीकरण वनों के अंतर्गत है। वनों के अंतर्गत इसके अलावा 56% भाग जो है वह वनों से नहीं, वह जल अपर्दित क्षेत्र है। वह जमीन का जल अपर्दित क्षेत्र। और इसके अलावा जो बच जाता है शेष भाग, वह लवणीय या क्षारीय है। शेष भाग लवणीय तथा
क्षारीय प्रकृति का है, यानी वह जमीन जो है वह उपजाऊ नहीं है, लवणीय या क्षारीय प्रकृति की है। इन सब चीज़ों के पीछे कौन कौन सी मानव क्रियाएं हैं, तो वनोन्मूलन, इसके बाद आएगा अति पशुचारण, और उसके बाद अत्यधिक या अंधाधुंध माइनिंग यानी खनन क्रियाएं, यह वो मानवीय क्रियाएं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, भूनिम्नीकरण हो रहा है। कौन सी है, एक तो वनोन्मूलन है, जंगलों को लगातार काटते रहना अपने किसी न किसी स्वार्थ की पूर्ति है। पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण चारागाह भूमि पर लगातार दबाव बढ़ता जाता है। पशु बढ़ रहे हैं लेकिन वो भूमि जो है चारागाह वह सिकुड़ती जा रही है, क्योंकि लोग उसका अन्य प्रकार से उपभोग करने लगे। इसके कारण पशुचारण में बढ़ोतरी के कारण लगातार उनके जो पोषक तत्व हैं उनमें ह्रास हो रहा है। इसके बाद अत्यधिक या अंधाधुंध खनन क्रियाएं, देखिए लालच की पूर्ति हेतु लगा को खोदा जाता है की प्राप्ति हेतु, लेकिन बाद में उनका सुप्रबंध तरीके से उनको वापस बंद नहीं किया जाता या उनका सही रूप से सुदृढ़ रूप से दोबारा से उपभोग योग्य उस जमीन को छोड़ा ही नहीं जाता। यानी एक बार स्वार्थ पूरा होने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ठेकेदार होते हैं, उनको निकालने वाले वो उस जगह के बारे में सोचते ही नहीं हैं, लगातार उस ज़मीन या उस भूभाग को हर्ष पहुंचाते रहते हैं, क्षति पहुंचाते रहते हैं। यह तो हो गया कितना प्रतिशत भाग निम्नीकृत हो चुका है भारत का और किन वजह से हो चुका है। अब अगर बात करें अपने 22 स्टेट्स की, कौन कौन से राज्य में किस किस प्रकार का भू निम्नीकरण अधिकांश रूप से किस प्रकार का वनोन्मूलन कौन कौन से राज्यों में मिलता है, तो देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है वहाँ वन उन्मूलन के कारण है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य वनोन्मूलन की वजह से क्या होता है, लगातार बढ़ रहा है। और वन उन्मूलन क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि देखोगे तो सारे राज्य क्या हैं, पठारी प्रदेश में अधिक मात्रा में खनिज मिलने के कारण यहाँ जंगलों को लगातार काटा जा रहा है और माइनिंग कर उनको वैसा ही छोड़ दिया जाता है, उनका सुप्रबंधन नहीं किया जा रहा है। सरकारें भी इस चीज़ के ऊपर जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हमारा राजस्थान, महाराष्ट्र और फिर से एमपी, यहाँ पशुचारण के कारण जमीन जो है हो रही है। यह हमारे राज्य हैं और यह कारण है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर आपने बात करें
बहुत ही उत्तर रहते हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर अति सिंचाई हो रही है। अति सिंचाई का मतलब है सिंचाई बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण अपरदन बढ़ता रहता है, जमीन की होता रहता है, या इसके कारण जल क्रांतता आ रही है। जल क्रांतता का मतलब है जमीन के ऊपर नमक जैसी परत जमना शुरू हो जाती है। तो हरियाणा और पंजाब, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जिससे यानी ये जल क्रांतता या अति सिंचाई के कारण लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। क्या होता है? लवणीयता तथा क्षारीयता बढ़ना। क्या कहलाती है? जल क्रांतता। और यह भूमि क्या रहती है? अनुपजाऊ हो जाती है। इसके बाद बात करें अपने तो चूना पत्थर या सीमेंट उद्योग से निकलने वाली जो धूल है, डस्ट है, जमीन के बाकी भागों पर उड़कर जाकर जम जाती है और उस चूने की वजह से भूमि के जल सोखने की क्षमता क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। इस वजह से क्या होता है? वह ज़मीन भी लगातार अनुपजाऊ होना शुरू हो जाती है। वह ज़मीन खेती के लायक नहीं रहती है। ठीक है, या जो परत ऊपर चूने की जम जाने के कारण वह जो ज़मीन है वो जल सोखना बंद कर देती है। ठीक है, यह तो था भारत के अलग अलग राज्यों में भू निम्नीकरण का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं उपायों की कि भाई बचा कैसे जा सकता है। उपाय क्या है भू निम्नीकरण से बचने के? तो भू निम्नीकरण से बचने के उपाय जो हैं वो हमारे पास बहुत हैं। पहला उपाय वनारोपण मतलब वन को लगाना, लगातार पेड़ों की संख्या को बढ़ाना देना। एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जितने मनुष्य इस पृथ्वी पर हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में पेड़ उपलब्ध नहीं हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड्स जो है वो लगातार इस पृथ्वी पर बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि उसको अवशोषित करने वाले पेड़ पृथ्वी पर क्या हैं? बहुत कम हो चुके हैं। इंसानों के मुकाबले या इंसानों की ज़रूरत के मुकाबले पेड़ इतने नहीं हैं। तो हमें क्या है? पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। वनारोपण, भू निम्नीकरण और हम ह्यूमंस की ज़िंदगी को बचाने दोनों के काम में आएंगे। दूसरी बात करें तो नियोजित प्लस नियंत्रित पशुचारण। अधिक पशुचारण नहीं करना चाहिए। इसके बाद शेल्टर बेल्ट यानी वृक्षों की रक्षक मेखला। रक्षक मेखला का मतलब क्या होता है? जैसे पेड़ जो है वो एक लाइन में लगा दिए जाएं। इस प्रकार से पेड़ लगाने का फायदा क्या रहेगा? इस प्रकार से पेड़ लगाने का फायदा यह रहेगा कि ऐसे पानी या हवा के साथ मिट्टी या भू निम्नीकरण बढ़ता है, भूमि अपरदन होता है, वह या मृदा अपरदन होकर भू निम्नीकरण बढ़ता है, वह इन रक्षक मेखलाओं के द्वारा क्या कर लिया जाता है? रोक लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने तो रेतीले भूभागों में निम्नीकरण को रोकने के लिए कंटीली
झाड़ियाँ लगाना। कंटीली झाड़ियाँ लगाना वहाँ पर। उसके बाद बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, बंजर भूमि का उचित प्रबंधन। उसके बाद नियोजित तथा सुव्यवस्थित खनन प्रक्रिया, खनन रिपीटिंग उपाय क्या रहेगा? पहला वन, ठीक है, पेड़ लगाने अति आवश्यक। दूसरा नियोजित पशुचारण, यानी योजनाबद्ध उद्देश्य एक सटीक ढंग से और नियंत्रित तरीके से पशुओं को चराना चाहिए। फिर है वृक्षों की रक्षण मेखला, ताकि लगातार अपरदन को रोका जा सके। उसके बाद रेतीले भूभागों में जो मृदा अपरदन होता है उसको रोकने के लिए वहाँ पर कंटीली झाड़ियों की वनस्पति को लगाना। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करना या अच्छी विधि के द्वारा उसको उपयोगी बनाना। नियोजित तथा सुव्यवस्थित खनन व्यवस्था, यानी इसका मतलब है जो है वो हमारी सतत पोषणीय विकास के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, पहले पेड़ काट कर फिर सारी जगह खनन प्रक्रिया शुरू न करके जितनी जगह खनन करना है पहले उतने पेड़ काटें, फिर उसको बंद करके वहाँ पेड़ लगाएं, फिर आगे की खनन प्रक्रिया शुरू करें। इस प्रकार के तरीके से वो रोक सकते हैं। जिसको भी हमने संसाधन में मृदा संसाधन, नवीकरणीय लंबी चलती है, ठीक, यानी लाखों सालों में सेंटीमीटर मिट्टी तैयार होती है, यानी हमारी जमीन से कुछ सेंटीमीटर तक खोदकर एक मिट्टी का भाग निकालिए आप, वह मिट्टी का भाग बनने में साल लग जाते हैं, लेकिन बहुत लंबी कोशिश इसमें रहती है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि इसके बनने की प्रक्रिया क्या रहती है या बनने में आवश्यक चीज़ें क्या रहती हैं। ठीक है, बनाने वाले तत्व, एक तो रहेगा उच्चावच, ठीक है, वो भूभाग यानी किस प्रकार के पर्वत से या मिट्टी है। उसके बाद सशस्त्र सेलिंग का मतलब है सेलें किन प्रकार के भागों से जुड़ी हुई है। उसके बाद जलवायु, वनस्पति और जैव पदार्थ, समय, सारे तत्व जो है वो मिट्टी को बनने के लिए आवश्यक
बात करें अपने तो मुख्य कारक ये हो गए प्रकृति के अनेक तत्वों जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया या फिर जो पवन है, नदी है, अपघटन क्रियाएँ हैं, यह मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देने वाली चीज़ें हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण होते हैं और इसके अलावा मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। अजैव पदार्थों का दोनों किसी एक का मुख्य भाग रहता है। अब बात करते हैं इसका करने के लिए मृदा को अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है। काली लाल पीली जो मिट्टी है या फिर गहराई गठन किस प्रकार से हुआ है उसका, आयु रासायनिक क्रियाएं कैसी हैं और यानी वह मिट्टी या वह भूभाग कितना पुराना है उसके आधार पर भी क्या है मिट्टी का वर्गीकरण किया जाता है। अब हाँ, तो इन्हीं भौतिक गुणों के आधार पर क्या है अपने भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण करेंगे तो मृदा, जलोढ़ मृदा का मतलब है के द्वारा एकत्रित की गई मिट्टी, एकत्रित की गई मिट्टी क्या कहलाएगी, जलोढ़ मृदा कहलाएगी। ठीक है, अब जलोढ़ मृदा जो है वो उत्तरी मैदान जो है भारत का, उत्तरी मैदान का मतलब क्या है, उत्तरी मैदान का मतलब है गंगा, सिंधु, यमुना का मैदान, यह भाग पूर्णतः जलोढ़ मिट्टी द्वारा बनाया गया भूभाग है या विकसित भूभाग है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर देखिए कि हाँ एक इसमें ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तो यह इसके द्वारा या इनके द्वारा मिट्टी या यहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती है। अब इसके राज्य वगैरह या कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है उन चीज़ों को अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके कुछ भाग भी रहते हैं जैसे खादर और बांगर। ठीक है, तो उन चीज़ों को भी पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।